गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कैसे हैं आप सभी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे वो हम फिजिक्स की लेकर आएंगे। तो आज हम फिजिक्स की पहली वीडियो लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है लाइट। ये चैप्टर नंबर 9 है और आज हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। सबसे पहले बच्चों, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जैसे अभी यहां पे लाइट है, जिस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। अगर एकदम पिच डार्कनेस हो, पिच ब्लैक हो, बिल्कुल भी रोशनी ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो मेरे होने के बाद भी आप मुझे नहीं देख पाएंगे या फिर हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है, लाइट जब हमारी आंखों में जाता है, तब ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तब हम उसको देख पाते हैं। जैसे समझ लीजिए ये डस्टर मेरे हाथ में है, ठीक है। ये डस्टर के ऊपर ये ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे। ध्यान रखिएगा, जहां से लाइट आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। मींस whatever is the source of light, the source from which light is coming is known as incident ray। तो जहां से भी लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है। यहां पे जो ट्यूबलाइट्स लगी है वहां से लाइट आ रही है, वो लाइट इस पे पड़ी, इसने उसको रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में गया और आंखों में जाने के बाद इसका इमेज हमारे रेटिना पे बना और हमारे ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे आसपास एयर भी है, लेकिन एयर हम क्यों नहीं देख पाते हैं बच्चों? बिकॉज एयर जो है वो लाइट उससे आर पार चला जाता है। एयर ट्रांसपेरेंट है, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लाइट उससे आर पार चला जा रहा है। कई बार ऐसा होता है जब ग्लास एकदम नया हो, एकदम क्लीन हो, तो हमको दिखाई नहीं देता वो ग्लास, तब हम उससे जाके टकरा जाते हैं। क्यों? ग्लास इतना क्लीन है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि लाइट उससे आर पार चला जा रहा है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। जैसे व्हाइट बोर्ड आप देख पा रहे हैं, लाइट जब इस व्हाइट बोर्ड में पड़ा तो व्हाइट बोर्ड ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, जो आंखों में जाने के बाद हमें वो चीज को देखने में हेल्प कर रहा है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, कुछ लाइट वो अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी का लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा लाइट उससे आर पार चला जाए तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी। जैसे अभी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो एक ऐसा कपड़ा बनाए, अ क्लोक ऑफ क्लॉथ, जिसमें ओढ़ लेने से अगर हम उसको पहन ले तो हम इनविजिबल हो जाएंगे। तो वो किस चीज पे काम कर रहे हैं कि वो क्लोक पहनने के बाद, वो कपड़ा पहनने के बाद लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइट उससे आर पार चला जाएगा, जिससे हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, द ऑब्जेक्ट शुड रिफ्लेक्टेड। बचपन से आप पढ़ते आ रहे, 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं: ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक जो लाइट को ब्लॉक करे। जैसे आप देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के उस पार क्या है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो गया व्हाइट बोर्ड के सामने, तो मेरे पीछे क्या लिखा है, क्या आपको दिखाई देगा? नहीं, बिकॉज मेरा बॉडी ओपेक है, ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है। इसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट, जो जहां पे इमेज थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, जो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता, जैसे ऑयल पेपर हो गया, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास हो गया, एयर हो गया, ट्रांसपेरेंट है, लाइट उससे बिल्कुल आर पार चला जाता है, और ग्लास एकदम न्यू हो तो दिखाई नहीं देता। तो इससे में समझ में आता है सबसे क्लीन, सबसे क्रिस्टल क्लियर कौन सा ऑब्जेक्ट नजर आता है बच्चों? वो ऑब्जेक्ट जो ओपेक हो, जो हमें लाइट को रिफ्लेक्ट, ब्लॉक करके लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो ओपेक ऑब्जेक्ट सबसे क्लीन दिखाई देता है। उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट, फिर आता है ट्रांसपेरेंट। जैसे एयर ट्रांसपेरेंट है तो एयर दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम किसी ग्लास के ऊपर खड़े हैं और वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम न्यू ग्लास है, तो हमें वो ग्लास भी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज लाइट उससे पूरा आर पार चला जा रहा है।
जब आप किसी क्लीन वाटर बॉडी में जाते हैं तो आपको जो तलहटी है, जो उसका डेप्थ है, वो दिखाई क्यों देता है? बिकॉज पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि लाइट उससे आर पार चला गया और आपको डेप्थ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लाइट का हमें चीजों को देखने में हेल्प करना इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन पानी बहुत मट मैला है, बहुत गंदा है, तो आपको नीचे का डेप्थ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इतना डर्ट है, इतना कीचड़ जमा हो गया है कि ऑब्जेक्ट तक वो जो नीचे है वो लाइट जा ही नहीं पा रहा, जिस वजह से आपको पानी तो दिखाई देगा लेकिन उसका डेप्थ जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो लाइट हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। बचपन में कई बार हमने वो खेल खेला है, जैसे नया बर्तन है, मम्मी खाना परोसने वाली है, हमने वो प्लेट ले लिया और प्लेट से हम ट्यूबलाइट के लाइट को अपनी बहन में, अपने भाई में या ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है, आंखों को चुभता है। क्यों? बर्तन बहुत नया है, बिल्कुल न्यू है। लेकिन अगर बर्तन पुराना हो तो क्या वो रिफ्लेक्शन उतना शार्प होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो नए मिरर्स होते हैं, जो नई चीजें होती हैं, उसमें चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द शार्प रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर चीजें रग्ड हो गई है, पुरानी हो गई है, जो सरफेस है वो रफ हो चुका है, तो लाइट जो है वो शार्प रिफ्लेक्शन नहीं देगा और इमेज ब्लरी हो जाएगा। ये एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टेनिस बॉल है, नॉर्मल बॉल है, आपने उस बॉल को इस व्हाइट बोर्ड में मारा। आप देख सकते हैं ये व्हाइट बोर्ड बिल्कुल स्मूथ है, इसमें बिल्कुल भी रफनेस नहीं है। आपने उस बॉल को मारा, वो बॉल बिल्कुल रिबाउंड होके वापस आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी दीवार पे आप बॉल को मारते हैं और वो दीवार में बहुत सारे गड्ढे हैं, वो दीवार बिल्कुल खुरदुरी है, रफ है, अब बॉल को फेंकिएगा, क्या बॉल सीधे सीधे आपके हाथ में आएगा? नहीं आएगा। बॉल आप फेंकेंगे, कभी उधर छिटक जाएगा, कभी उधर छिटक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, जिससे बॉल टकरा के सीधे परपेंडिकुलरली आपके पास नहीं आ पा रहा, वो इधर उधर चला जा रहा है। बिकॉज जो सरफेस है वो जो है वो रफ है। तो शार्प रिफ्लेक्शन के लिए, बहुत ही क्लीन रिफ्लेक्शन के लिए, जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब मैं आपको वो चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज ये आपका प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर। समझ लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, अब ये जो सरफेस है मान लीजिए बहुत रग्ड है। या समझिए पहला जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम नया मिरर है, एकदम स्मूथ मिरर है, एकदम प्लेन मिरर, एकदम जो इसका सरफेस है बहुत ही स्मूथ है। अब यहां से लाइट आ रही है, आप सभी जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। जहां से लाइट आती है, सोर्स ऑफ लाइट, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब क्योंकि ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो ये जब यहां पे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए, जैसे वो आया था बिल्कुल ही वैसे स्ट्रेट लाइन में वो गया, डायरेक्शन बिल्कुल सेम, रिबाउंड हुआ। तो यहां पे जो इमेज होगा बच्चों, ये आपका क्या है? रिफ्लेक्टेड इमेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ये इंसिडेंट रे था, ये मिरर से टकरा के बिल्कुल सीधे, बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे जो इमेज है वो बिल्कुल आपको क्लीन मिलेगा, जो इमेज है वो बिल्कुल आपको क्लीन मिलेगा। अब हम देखेंगे, अगर जो मिरर है वो रफ हो, उसका सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, तो कैसा रिफ्लेक्टेड रे हमको मिलता है, अब हम वो देखेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कि अगर सरफेस रफ है तब कैसे इमेज बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका चाहे तो। चलिए,
ये आपका रग्ड और रफ सरफेस, मतलब समझ लीजिए ये ओल्ड और अनपॉलिश्ड मिरर है, ओल्ड या अनपॉलिश्ड मिरर। अब यहां पे जो इंसिडेंट रे है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वो तो सीधा ही आएगा। ये हमारा इंसिडेंट रे, लेकिन जब ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा तो ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? ये रफ सरफेस में आ रहा है, तो कोई रे ऐसे चला गया, कोई रे ऐसे चला गया, कोई रे ऐसे चला गया। तो आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये तीनों 1 2 3, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनका डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। क्यों? बिकॉज जो सरफेस है वो रफ है, और इस वजह से जो इमेज है वो ब्लरी हो जाएगा, मतलब हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज नहीं मिल पाएगा। वाई? बिकॉज द सरफेस इज रफ। तो इससे हमें समझ में आता है सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो जितना पॉलिश्ड, जितना स्मूथ होगा, रिफ्लेक्शन उतना शार्प होगा, इमेज उतना क्लियर होगा। लेकिन सरफेस जितना रग्ड होगा, जितना रफ होगा, जितना अनपॉलिश्ड होगा, उतना इमेज ब्लरी होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पहले भी पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या है ये टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला, द इंसिडेंट रे, the normal ray and the reflected ray all lie on same plane, all lie on the same plane। और दूसरा, the angle of incidence is equal to angle of reflection। The angle of incidence is equal to angle of reflection। अब इन लॉस को देख लेते हैं डायग्राम बना के। समझ लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, दिस इज अवर प्लेन मिरर। अब समझ लीजिए ये आपका इंसिडेंट रे, ये दिख रहा है ना इधर, इंसिडेंट रे जहां से लाइट आ रही है। ठीक है, अब ये टकरा के वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, परपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं नॉर्मल।
क्या कहते हैं? नॉर्मल, यानी 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन के ऊपर है, पहला लॉ हो गया। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे होगा। आपने देखा होगा कई बार जब हम चीजों को देखते हैं अलग अलग एंगल से, कभी सीधे देख रहे हैं, कभी ऐसे झुक के देख रहे हैं, तो उसका जो एंगल हमको दिखता है वो भी अलग अलग होता है ना। जैसे सूर्य कुमार यादव ने भी T20 वर्ल्ड कप में कैच लिया, उसमें अलग अलग कैमरे से हमको एंगल्स में दिखाया गया। किसी में दिख रहा है कि उनका पैर बाउंड्री को टच हो गया, किसी में दिख रहा है कि बाउंड्री को टच नहीं हुआ। ये सब कैमरा एंगल्स की वजह से, मतलब जैसे लाइट को आप ऑब्जेक्ट में फोकस करेंगे जिस एंगल में, रिफ्लेक्टेड रे भी आपको वैसे ही एंगल में मिलेगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 50 है तो ये भी 50, ये 40 है तो ये भी 40। ये है 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सिलेबस में बच्चों हम 2 मिरर्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स। एक्चुअल में बच्चों स्फेरिकल मिरर कहते किसको हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं जिनका सरफेस कर्व्ड होगा। जैसे अभी हमने प्लेन मिरर देखा था जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, कर्व्ड सरफेस होगा। ये देखिए, ये है आपका कर्व्ड सरफेस। आपके सिलेबस में हम 2 कर्व्ड सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, 2 स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। एक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कनकेव मिरर और एक हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले मैं आपको कनकेव मिरर बता देता हूं। ये बच्चों आपका कनकेव मिरर है, दिस इज योर कनकेव मिरर, ठीक है। और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्यों कहते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर आप देख सकते हैं, सीधा चम्मच। अगर हम चम्मच को सीधा रखें तो जैसा फिगर बनेगा कनकेव मिरर का फिगर भी कुछ ऐसा ही है। तो ये कनकेव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कन्वेक्स मिरर। अगर आप चम्मच को उल्टा कर दें, अगर आप स्पून को उल्टा कर दें तो आपको जैसा सरफेस मिलेगा उसे कहेंगे कन्वेक्स मिरर। तो ये है बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से हम आपकी पूरे 10th की तैयारी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हम आपकी कराते चले जाएंगे। स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।